हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2 ऑफ क्लास 9th विच इज सर्कल्स की एक्सरसाइज। और सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.1 हमने कर ली है। अब हम यहाँ पे 9.2 करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो उसे भूल जाना अच्छे से एक दो बार। यार इस वाली एक्सरसाइज में थोड़ा सा पंगा है। थोड़ा सा पंगा ये है कि आपको थोड़ा सा इसे मतलब सिर्फ एक या दो बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी एक्सरसाइज 9.1 9.3 बहुत इजी है, हलवा है। ठीक है, ये भी हलवा बन जाएगा अगर आप एक दो बार कर लोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर थोड़ी फिगर बनाएंगे, थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे, फिर दोबारा से रब करके अच्छी सी फिगर बनाएंगे क्लीनली और पूरा काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ओके, two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the अरे भाई रुको 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 चलो ठीक है। तो two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between the centers is 4 centimeter। तो भाई हमें क्या बोला है, हमें बोला कह रहा है आपके पास एक सर्कल है जो 5 सेंटीमीटर का है, आपके पास दूसरा सर्कल भी है जो 3 सेंटीमीटर का है, और इन दोनों के जो डिस्टेंसेस है, मान लो इसका जो हमारा सेंटर है वो P है छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का जो हमारा सेंटर है वो है O। इसने बोला कि बड़े वाला जो है 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। अगर इस पे मैं 4 सेंटीमीटर का गैप लूं और छोटे वाले का सेंटर बनाऊं तो सेंटर का क्या बनेगा, 4 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, अब इस पे हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा सर्कल बनेगा। तो हमारे को ये पूरा, जैसे ये जो था मान लो ये हमारा है R। ठीक है, तो OR जो था वो मेरा 5 सेंटीमीटर का था। ठीक है, PR जो था वो मेरा हो गया 4 से, PR जो है वो हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। और हमारा अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, मान लो T है तो TP जो है वो हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, राइट। इस तरह से कुछ हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह से हमारा बनेगा तो अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो हमारी कॉमन कॉर्ड होगी उसका डिस्टेंस क्या रहेगा। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड का डिस्टेंस क्या रहेगा वो हमें निकालना है। बट यहाँ पे मैंने फिगर अच्छी नहीं बनाई या सही नहीं बनाई। क्यों नहीं सही बनाई? क्योंकि भाई मैं फ्री हैंड काम कर रही हूँ, बट आपको कंपास वंपास से अच्छे से काम करना है। तो भाई ये तो हो गई गलत फिगर। क्यों? क्योंकि फिगर हमारी कुछ इस तरह से होनी थी और ये इस तरह से हमारा जो है सर्कल बनना था। रुको अभी दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे एक सर्कल बना, दूसरा सर्कल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका डायमीटर होगा कुछ इस तरह से, इसका ही कट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा और यहाँ पर इसका सेंटर होगा। कुछ इस तरह से हमारी फिगर बननी थी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, मतलब हमें ये वाली लाइन जो है इसकी निकालनी है। तो अगर ये ए बी है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होती है, जो छोटे वाले सर्कल में भी कॉर्ड बन रही हो और बड़े सर्कल में भी। तो भाई मैम कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक ऐसी चीज होती है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो बार टच करती है, मतलब दो जगह पे टच करती है। ठीक है, तो जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो जगह टच करती है उस लाइन को हम कॉर्ड बोल देते हैं। तो दोनों के अंदर यही जो है कॉमन कॉर्ड बन रही है। अच्छा, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। हमें यहाँ पर रेडियस भी पता है, इधर का रेडियस भी पता है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है एक तरह से हमें वो भी पता है क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सब कुछ हमें गिवन है हमारे सामने। सच बताऊं तो आंसर है। क्यों? क्योंकि ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस हो जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर छोटे वाला सर्कल है। दैट मीन्स आंसर है 6 सेंटीमीटर। बट मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सेंटर से ही पास हो रही है कॉमन कॉर्ड। What I have to prove is I have to prove that the common chord AB is passing through the center of the smaller सर्कल। ठीक है, तो मुझे जब ये मैं प्रूव कर दूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा सेंटर से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, दैट मीन्स ये डायमीटर है, और तब मैं इसे बोलूंगी कि ये
रेडियस का डबल होगा। बट अगर आप कंपास और स्केल से प्रॉपरली फिगर बनाएंगे तो आपको ये सामने ही दिख जाएगा, बट आपको तब भी प्रूव करना है। अच्छा, कब ये हम नॉर्मली कर सकते हैं मैम? बिल्कुल सही तरीका है, हम गलत तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीका, आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो, बट आप ये 1 या 2 नंबर में कर सकते हो इस तरह से, इजी वाला मेथड। बट जहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा तो लगाना ही नहीं है, ठीक है, तो जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो आप 3 या 4 नंबर के लिए कर सकते हैं। तो क्योंकि ये तो सभी को आता है तो मैं ये नहीं करवा रही, आपको सामने समझ आ रहा है, तो अब मैं इसको अच्छे से जो 3-4 नंबर में प्रेजेंटेबल तरीके से करना है वो अब आपको मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है जी। तो क्या आप रेडी हैं करने के लिए कि कैसे हम करेंगे? तो क्या मैम ये गलत बताया था आपने? नहीं भाई, मैंने कोई गलत नहीं बताया, गलत बताना होता तो मैं बताती क्यों, है ना। बट किस तरह से अब हमें लिखना है इसको 3-4 नंबर के लिए, वो अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। अरे यार, एक सेकेंड। ओके, तो हम बना लेते हैं अपना एक सर्कल बड़े वाला, ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं छोटे वाला, ठीक है। उसके बाद मेरे को इसको बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद भाई मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर बेटा इस कॉमन कॉर्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कॉमन कॉर्ड मैंने ज्वाइन कर दी दोनों के अंदर। ये छोटा रेडियस है, छोटे वाला सर्कल है, दैट मींस इसकी रेडियस जो है वो छोटी होगी। छोटी रेडियस कितनी थी? 3 सेंटीमीटर की, और बड़ी वाली रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चीजें मार्क करूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने इस पॉइंट को A माना और इस पॉइंट को B माना, ठीक है, ओके, और यहाँ पर होगा मेरे बड़े वाले सर्कल का सेंटर O, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का सेंटर आप कुछ भी ले सकते हो, आप O डैश लो, आप P लो, आप D लो, आप Z लो, आप X लो, कुछ भी लो जो आपको इजी लगे। तो क्या मैं इसे X मान लूं, है ना, क्योंकि हमारी जिंदगियों में भी X बहुत है ना, तो चलो X मान लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो हम इसे X मान लेते हैं, भूलना नहीं चाहिए X को, ठीक है। X सबसे ज्यादा काम आ रहा है हमारे मैथ्स में, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं काम, ठीक है। अब मैंने इसे मान लिया, वैसे मुझे पता है अगर मैं इसे कंपास से पेंसिल से बना रही हूँ तो मुझे पता है कि इसका सेंटर यहाँ होगा, बट मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं प्रूफ करूंगी। मैं प्रूफ क्यों करूंगी? क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आएगा, और अगर ज्यादा नंबर का आएगा तो मैं एक लाइन में उसे खत्म नहीं कर सकती हूँ, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगी? मैं यहाँ पे करूंगी कुछ चीजें ज्वाइन, ठीक है। तो जब मैंने कुछ चीजें ज्वाइन की तो भाई मुझे पता चल रहा है ये ए और ये इसका छोटे वाले सर्कल का सेंटर मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली एक्स और बी छोटा वाला सेंटर और कॉमन कॉर्ड मिलेगी। ऐसे ही बड़े वाले सर्कल में ओ और ए मिलेगा, और ओ और बी भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके जी। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मेरे को, क्योंकि इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो है डिस्टेंस भी दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो मेरे को वो भी बनाना पड़ेगा। अब पहले मैं लिख लेती हूँ मेरे पास क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद करते हैं काम। तो भाई मेरे पास ये जो है ओ एक्स का डिस्टेंस है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मुझे ओ ए और ओ बी भी पता है कितना होगा। ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि वो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा ए एक्स और ए एक्स बी है, जो मेरा ए एक्स और एक्स बी है, ये कितना होगा? ये होगा हमारा 3 सेंटीमीटर का। क्यों 3 सेंटीमीटर का होगा? क्योंकि ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की। अच्छा, उसके बाद O और X के बीच का डिस्टेंस जो था वो हमें गिवन था 4 सेंटीमीटर, ये मैंने सब लिख लिया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो हमें गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख लेते हैं, पंगा खत्म करते हैं, साथ साथ करते रहते हैं अपना काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। अच्छा, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया तो मैं गिवन यही लिख देती हूँ, है ना। तो गिवन हो गया मेरा, है ना। तो गिवन है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OX इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AX इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। छोटे वाले सर्कल की रेडियस, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और हमने इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी जो है बता दिया है, जो हमारे क्वेश्चन में भी गिवन था। इसको मार्क भी कर लेते हैं, तो हमें पता है ये जो है 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। ये जो है 5 सेंटीमीटर का है, ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये है हमारा 3 सेंटीमीटर का, और ये भी है हमारा 3 सेंटीमीटर का, है ना जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब गिवन लिख दिया हमने, हमें टू शो क्या करना है या टू मेजर क्या करना है? हमें करना है टू मेजर
टू मेजर, हमें मेजर करना है। मेजर क्या करना है? लेंथ ऑफ AB, LENGTH, लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ निकालनी है, मतलब कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें निकालनी है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ पे, ठीक है। तो हम आ गए अपने प्रूफ पे, तो भाई प्रूफ करते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम, ध्यान क्या देंगे, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को, ट्राइंगल OXA में एंगल X को अगर 90 प्रूफ कर दूं, और अगर मैं एंगल OXB को भी 90 प्रूव कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि AXB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब अगर मैं इसको जो है इक्वल प्रूफ कर दूं 90, इसको भी 90 प्रूफ कर दूं, लीनियर पेयर अगर मैं बता दूं, ठीक है, जरूरी नहीं है 90 बनाऊं, अगर मैं इसको पूरे को लीनियर पेयर बना दूं, तो अगर मैं इसे लीनियर पेयर बना देती हूं तो मुझे पता चलेगा कि AXB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है टोटल 180 डिग्री का। अगर यहाँ पे मैं टोटल 180 डिग्री का एंगल दिखा देती हूँ तो मुझे पता चलेगा AXB एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी और x जो है वो सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, दैट मीन्स कि AX और XB जो पूरी स्ट्रेट लाइन होगी, AX और XB जो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स दिस इज द डायामीटर। और अगर ये डायामीटर है तो मैं यहाँ पे डायामीटर क्या निकाल लूंगी? 2 इंटू रेडियस, और 2 इंटू रेडियस करके मैं क्या कर दूंगी? अपने AB की लेंथ, मतलब 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर बता दूंगी, है ना। या तो मैं AX प्लस XB कर दो, वो भी 3 प्लस 3, तब भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैम हम ये सब क्यों कर रहे हैं? नंबरों के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए करते हैं। समझ आया कि पंगा क्या करना है? यहाँ पे पंगा समझना ही जो है मेन टास्क है, अदरवाइज तो बहुत इजी है। तो चलिए देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले इसे देख लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका एंगल जो है लाना चाहूंगी कुछ, ठीक है। तो अब इसका एंगल लाने के लिए आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ट्राइंगल OXB, है ना, क्योंकि उसी में एंगल OXB बनेगा, है ना, उसी में एंगल OXB बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं बोलती हूँ इन ट्राइंगल OXB। बेटा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखती हूँ तो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ 5 हाइपोटेन्यूज है, 4 परपेंडिकुलर हो सकता है या 3 परपेंडिकुलर हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर या तो मैं 4 ले लूं या 3 ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लॉन्गेस्ट साइड शुड बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो पाइथागोरस अगर मैं लगा दूं और मेरी पाइथागोरस अगर प्रूव हो जाए, मतलब सब कुछ इक्वल आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगी कि इसका एक एंगल जो है वो क्या है, वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली अगर मैं इसमें भी पाइथागोरस लगा के प्रूव कर दूं और सब में वैल्यू सेम है, तो एक ही बार लगाऊंगी तो इसका भी क्या आ जाएगा, एंगल 90 का आ जाएगा। और दोनों 90 प्लस 90 180 बना लेंगे, 180 जैसे ही बनेगा तो स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन प्रूव होगी। और साथ ही साथ ये तो मेरा सेंटर ही था x, तो स्ट्रेट लाइन जो x पे बन रही है, सेंटर पे बन रही है, वो हमारा डायमीटर होता है। और डायमीटर की लेंथ जो है मैं आराम से 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस या रेडियस प्लस रेडियस करके निकाल सकती हूँ। अब तुम्हें समझ आया कि करना क्या है? चलिए देखते हैं। तो इन ट्राइंगल OXB मैं कर रही हूँ h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, अगर ये हुआ तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या ये इक्वेशन सही बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसमें h क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, OXB लिया था ना, हाँ, तो हाइपोटेन्यूज मतलब OB का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OX ले लो या XB ले लो जो तुम्हारा मन करे। तो OX ले लिया, ठीक है, का स्क्वायर प्लस बेस मैंने फिर क्या ले लिया, XB ले लिया, बेस ले लिया XB, ठीक है, तो XB का स्क्वायर। अब देखती हूँ क्या मेरा ये बन पा रहा है। अगर ये इक्वल इक्वल आ गए दोनों साइड तो हाँ जी यहाँ पाइथागोरस लगेगी, और अगर पाइथागोरस लग गई तो ये 90 प्रूफ हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे OB कितना था, 5 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। OX कितना था, OX हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस XB कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16, सबको पता है भाई, है ना। ओके, और 3 का स्क्वायर इज 9। तो भाई आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ऑब्वियसली 25। तो भाई यहाँ पर ये जो है ये इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स बाय पाइथागोरस का कन्वर्स
यहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि पाइथागोरस तो हमेशा वहीं लगती है जहां राइट एंगल ट्राइंगल होता है। दैट मीन्स ये OXB क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी देयरफॉर बाय पाइथागोरस, बाय कन्वर्स ओके, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ, ट्राइंगल OXB जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। ट्राइंगल OXB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल OXB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज के सामने ही 90 बनता है। दैट मीन्स एंगल OXB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल OXB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब सिमिलरली मुझे इसमें भी ये प्रूव करना है, बट तुम अगर ध्यान दो तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पर भी ये जो है 4 सेंटीमीटर का है। तो भाई जब सब सेम है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो भाई हम कीमती टाइम को बचाएंगे, और मैं क्या लिखूंगी, सिमिलरली। ठीक है, तो मैं लिखूंगी सिमिलरली इन ट्राइंगल OXA, in triangle OXA, ठीक है, एंगल OXA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगी, ट्राइंगल OXA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बोलूंगी ट्राइंगल OXA इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अगर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी 90 हो गया। अब इसको मान लो तुम 1 इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगी, 1 और 2 को ऐड करूंगी। क्यों ऐड कर रही हूँ भाई, क्योंकि मैंने यहाँ से OXA निकाला, यहाँ से OXB निकाला। अगर दोनों 90-90 है, दैट मीन्स इन दोनों को प्लस करके मैं 180 ला सकती हूँ। और अगर ये 180 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बना है। और अगर लीनियर पेयर बना है तो यहाँ पर AXB क्या होगी, एक लाइन होगी। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब मैंने 1 और 2 को क्या करा, ऐड किया। ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो एंगल OXA यहां से देखो, सुनो मैं रब कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो 1 and 2, 1 में क्या था OXB, तो एंगल OXB। ठीक है, और इधर का एंगल OXA प्लस किया, प्लस एंगल OXA इज इक्वल्स टू यहाँ का आया 90 इज इक्वल्स टू 90 प्लस वहां का 90, तो प्लस 90। तो यहाँ पे क्या बन गया, OXB प्लस OXA, है ना, ये कितना आया 90। अब OXB क्या है, ये है ना, और OXA क्या है, ये है। इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन गया मेरा, कौन सा एंगल बन गया, एंगल AXB, है ना। तो क्या हुआ, OXA और OXB मिला तो ये पूरा एंगल बना ना। जब ये पूरा एंगल बना तो एंगल कहाँ बना, A से शुरू हुआ B तक खत्म हुआ, बीच में क्या आया X, तो एंगल AXB बना, है ना। तो एंगल AXB जो है वो आ गया मेरा 180 डिग्री का। और ये अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इंप्लाइज AXB इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। क्यों, क्योंकि AXB अगर 180 है तो यहाँ पे क्या हुआ, लीनियर पेयर बना। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगी बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, मैंने LP लिख दिया, तुम लोग लीनियर पेयर पूरी तरह से लिखोगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर एक्सियम के कन्वर्स से हमें पता चला अगर यहाँ पे 180 बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, हमारा लाइन या लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर ये लाइन सेगमेंट है और हमें पता है X इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, AXB, क्योंकि ये लाइन आ गई। अब लाइन आ गई तो AXB, और मेरे को AB ही निकालना था, है ना। तो AB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे आ गई मेरे पास एक लाइन, ये है A, ये है X और ये है B। ठीक है,
और मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, एज एक्स मैं लिखूंगी एज एक्स इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल ऑफ रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए एक्स प्लस एक्स बी, है ना। और ए एक्स कितना था, रेडियस मतलब 3 सेंटीमीटर, और एक्स बी कितना था, वो भी रेडियस था मतलब 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर की आई। दैट मीन्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ माय कॉमन कॉर्ड ए बी, इट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, सेम ही चीज है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सब कर लेंगे। तो भाई मुझे पता है ए बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एक्स जो है वो एक्स बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, दोनों 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, दोनों जो है रेडियस है स्मॉलर सर्कल की जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए बी, ये आया हमारा 2 इंटू ए एक्स कर दो, या 2 इंटू ए बी एक्स बी कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो 2 इंटू ए एक्स है ना, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम ऐड करेंगे जो हमने पीछे नहीं करी, तो जल्दी से देख लो। पहले ये तो क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है, अब एक बार पीछे वाले इसमें एक चीज ऐड कर लो। अब वो चीज क्या ऐड करोगे, वो ऐड तुम कर लो यहाँ पर। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लो, गिवन में ऐड कर लो। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, गिवन में लिख देना O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख देना X इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा करो, गिवन में मत लिखो, लेट लिख लो। ठीक है, let O is the center of the circle with radius 5 centimeter and let X is the center of the circle with radius 3 centimeters. Clear है। अब बताओ अच्छे से समझ आया नहीं आया। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट आ जाता है कि मैम ये कर सकते हैं, ये क्यों प्रूव कर रहे हैं, ये वो। तो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है, वो भी चीज सही है, ये भी चीज सही है, बट तुम्हें कुछ चीजें आनी भी चाहिए, और मार्क्स के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एमसीक्यू में हम पूरे क्वेश्चन नहीं करते है ना, बट जब वो क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है तो हमें करना पड़ता है, मेथड दिखाना पड़ता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी ये सब दिखा रहे हैं। तो चलिए, आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज, ये हो गया हमारा सेकंड पेज। यहाँ पे मुझे करने में लग रहा है टाइम, बट आपको टाइम नहीं लगेगा इतना करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं खत्म। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने पीपीटी पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इसी है थोड़ा। ठीक है, चलो करते हैं। ओ तेरे की, प्ले 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 भाई, प्ले हो जा भाई। चलो, हो रहा है, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। चलिए, तो भाई यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैम यहाँ तो फिगर भी नहीं दे रखे, दिमाग खराब करा हुआ है यार। कोई नहीं है, बहुत इजी चीज है। अभी 9.3 तो सबसे इजी है, ये तो फिर भी थोड़ी चलो हमें प्रैक्टिस करनी है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, बट 9.3 बहुत 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 इजी है, और सर्कल्स में तुम्हारे आराम से मार्क्स आ जाएंगे। बस ये 4-5 क्वेश्चन है 9.2 वाले जो तुम्हें ध्यान से करने पड़ेंगे, एक 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ओके, तो इसने क्या बोला, आपके पास एक सर्कल है बनाया, सर्कल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड है। मान लो एक कॉर्ड ये है, एक और कॉर्ड होगी जो इंटरसेक्ट करेगी विद इन द सर्कल। अब खाली 2 इक्वल कॉर्ड होती तो मैं ऐसे बना देती, बट यहाँ पर इसने क्या बोला, यहाँ पे बोला कि जो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, कहीं ना कहीं मिल रही
होंगी। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अच्छा जी, तो इसने बोला सेगमेंट इक्वल है। मैम सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है उसका पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मेरा हाथ इतना बड़ा है ना, तो यहां से यहां तक मेरा हाथ जो है वो इसके यहां से यहां तक इक्वल है, ऑब्वियसली, है ना। कोई मैं टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा हूं, एक हाथ बड़ा है और एक हाथ छोटा है ना। या ये हाथ इस हाथ के इक्वल है। मतलब क्या है बेसिकली, मैं जो आपको बताऊं तो भाई ये वाला पॉइंट अगर ये है, ये पॉइंट ये है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये वाला जो है इसके इक्वल है, मतलब बड़े वाला बड़े वाले के इक्वल, छोटे वाला छोटे वाले के इक्वल। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, ठीक है। तो सेगमेंट का मतलब क्या हो गया? जहां पर आपका इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पर जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, दो अलग अलग लाइंस बन रही हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन की दो अलग अलग लाइन बन रही है, तो दो लाइनों की जो चार लाइनें बन रही हैं वो अपने जैसी वाले के इक्वल है। जैसे यहाँ पे छोटे वाली लाइन इस छोटे वाली लाइन के इक्वल प्रूव करनी है, और ये बड़ी वाली लाइन इस बड़ी वाली लाइन के इक्वल प्रूव करनी है। क्लियर है जी? चलिए क्वेश्चन समझ आया। अब इसे करते हैं रब एक बार और देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जब हम वो देख लेंगे फिर हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई अगर यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है तो भाई पहले तो इस सर्कल का सेंटर मानो कुछ। मान लिया मैंने इस सर्कल का सेंटर जो है वो O है। अब मैंने एक कॉर्ड जो है वो मानी मैंने A B, ठीक है। तो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B होगा। सिमिलरली दूसरी कॉर्ड को मैंने मान लिया सी डी, कुछ भी मान सकते हो भाई, पी क्यू मानो, आर एस मानो, टी डब्ल्यू मानो, जो मर्जी मानो, ठीक है। ओके, अब ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं। तो ए बी सी डी, ई मान लो इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। अरे भाई ओहो, चलो तो इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। जब मैंने इस पॉइंट को ई मान लिया, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि बीई जो है वो सीई के इक्वल हो, और मुझे प्रूव करना है कि ईए जो है वो ईडी के इक्वल हो, है ना। ईए ईडी के इक्वल प्रूव करना है और ईबी ईसी के इक्वल प्रूव करना है। मैम हम ये कैसे कर सकते हैं? भाई आपने अभी पीछे जब पढ़ा होगा, मैंने तो एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ा है, अगर आप चाहते हो मैं एग्जाम्पल्स और थ्योरम भी पढ़ाऊं तो पहले मुझे कॉमेंट्स में बहुत सारे कॉमेंट्स जो है सारे बच्चे कर दो। अगर करोगे तो पक्का समझाऊंगी, अगर नहीं करोगे तो भाई मैं एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलो देखो, हमने हमेशा देखा है, क्या देखा है कि भाई अगर मैं सेंटर से, क्योंकि भाई मैं इसको ऐसे ऐसे कैसे प्रूव कर दूं, मतलब मुझे इसे सेंटर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट के इक्वल कर दूं, या इसमें से कुछ पार्ट इस कुछ पार्ट के इक्वल कर दूं, तो मेरा आराम से काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है कि ए बी जो है वो पहले से सी डी के इक्वल है, गिवन है ना। अगर मैं यहाँ पर ओ से डिस्टेंस ले लेती हूँ, ठीक है, सीडी पे, तो वो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बनाएगा। ये आपका क्या था? थ्योरम था कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord is perpendicular bisector to that chord. सिमिलरली यहां से अगर मैं सेंटर से ही ज्वाइन कर दूं और इस पे क्या बना दूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं क्या बोलते हैं कॉर्ड को, और वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है, और वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को कुछ पॉइंट मान लेती हूँ, मान लो ये मान लिया एम, ये मान लिया एन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, देखो मुझे पता है कि ये पूरा सी डी इस पूरा ए बी के इक्वल है, और मुझे ये भी पता है कि सी एम एम डी के इक्वल है, और ये जो है बी एन ये ए एन के इक्वल है, ठीक है। और ये चारों आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स पूरी पूरी इक्वल थी, तो आधी आधी भी ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी, है ना। अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल प्रूव कर दूं, सोचो अगर मैं ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? अगर मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल प्रूव कर दूं, तो क्या हो सकता है? भाई मेरा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल पहले ही था। क्यों? क्योंकि वो इक्वल कॉर्ड्स का हाफ था, है ना। तो ए बी पूरा सी डी के इक्वल था, तो आधा ए बी वुड बी इक्वल टू आधा सी डी मतलब ये और ये इक्वल ही था। अगर मैं इसको और इसको इक्वल प्रूव कर देती हूँ, तो इन दोनों को प्लस कर दो दोनों के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, जिससे मेरा एक काम हो जाएगा। एक काम कौन सा हो गया मेरा? कि ई ए और ईडी वाला काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बीई और सीई वाला काम पूरा कराना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया था? मैंने प्रूफ किया था कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है,
और मुझे पता है ये आधा इस आधे के इक्वल है। अगर इस आधे में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, इस आधे में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, तो बीई जो है वो सीई के भी इक्वल हो जाएगा। या इसे मैं और कैसे कर सकती हूँ, अगर इस आधे में इतना पोर्शन प्लस कर दिया, इस आधे में इतना पोर्शन प्लस कर दिया, ये पूरा इसके इक्वल पहले में आ गया था। अब पूरे बी में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, पूरे सी डी में से इतना पोर्शन माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, बीई और सीई ही तो बचेगा, और क्या बचेगा, है ना। तो क्वेश्चन इजी है, बट हमें क्या ध्यान लगाना था, हमारा मेन पंगा है कि हमें जो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल बना है ये और ये कुछ इस तरह से बना है। अब इसको अगर मैं ट्राइंगल बना दूं और इसे अगर मैं कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मुझे बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी ही करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बट आपको क्वेश्चन समझ आया तो बताओ, ठीक है। अब मैं अच्छे से इसे जो है लिख कर और अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। वैसे मेरी वीडियोस मुझे पता है लंबी हो जाती है और बाकी लोगों की काफी छोटी भी रहती है, बट मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि चाहे वीडियो लंबी हो, लेकिन आप लोगों का मैथ्स का जो डर है ना, जो फोबिया है, वो खत्म हो जाए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं इसी तरह से आप चाहते हो कि वीडियोस बनाती रहूं, आपको एक एक चीज छोटी से छोटी डिटेल में समझाती रहूं, एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करूं, तो आप मुझे बताना, तो हम ये जो सीरीज है वो आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अदरवाइज अगर मुझे इस पे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे ये बंद भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है। चलिए अब करें स्टार्ट हम। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो पहले कि वीडियो कैसी लग रही है, ताकि यार मुझे भी तो थोड़ी मोटिवेशन मिले, है ना, मैं भी तो आपके लिए काम कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो था, हमारे पास गिवन था कि आपके पास एक सर्कल है। तो अगर मेरे पास एक सर्कल गिवन है तो पहले तो भाई सर्कल बनाओ। अच्छा ध्यान से सुन लो, कंपास पेंसिल वगैरह से ही बनाओगे, ठीक है, अपने टूटे हुए हाथों से मत बनाना, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे जो है अपना सर्कल बना लिया, ठीक है। अब ये सर्कल मैंने बना लिया, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि दो कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो मान लो यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लो ये वाली है, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड जो है वो यहाँ से जा रही है। क्यों यहाँ से जा रही है भाई, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो मान लो ये जो है कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे मैम, और क्या करेंगे। तो मान लो अगर ये मेरा क्या था, ये ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट अगर मैंने डी बना दिया, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मैं उस पॉइंट को ई मान लेती हूँ। तो सी डी और ई बी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, या ढंग से साफ बना दूं। तो भाई ये लो, ये आ गया आपका डी और ये आ गया आपका ई। अब तो साफ नजर आ रहा है। चलिए अब भाई क्योंकि ये सर्कल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, और अगर सेंटर है तो भाई मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आप सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सर्कल के सेंटर से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट वाला, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो लाइन सेगमेंट को या कॉर्ड को जो है दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, तो भैया मेरे को इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो मान लो ये था m और ये था n। अच्छा मैंने उस वाले में m बनाया था वहां पे, तो यहाँ बना देती हूँ n, और यहाँ हो गया मेरा m, ठीक है। इस सेंटर को मैंने ले लिया o, ठीक है, सर्कल के सेंटर को ले लिया O। अब भाई मैं क्या करूं, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैंने इस EN को इस EM के इक्वल प्रूफ कर दिया, अगर मैंने इस EM को इस EN के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो मेरा सारा पंगा हो जाएगा खत्म, है ना। तो क्या मैं ये कर दूं, जी मैम कर दीजिए। अब अगर मेरे को ये करना है तो भाई मुझे सबसे पहले तो अपनी फिगर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या बना रही हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसको E को टच कर रही हूँ, मतलब ज्वाइन कर रही हूँ O से। अगर मैं इस ई को ओ से ज्वाइन कर देती हूँ तो बेटा मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ। कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। बट इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे एक चीज पता है कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं या उस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का होता है। तो दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्रीज। अच्छा जहां पर ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री दिख जाता है तो आप सबसे पहले कोशिश लगाते हो RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी करने की। तो क्या आप इन दो ट्राइंगल्स को RHS कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो प्रूफ? तो देखते हैं भाई, यहाँ पे ये एंगल 90, ये एंगल 90, मतलब राइट एंगल, फिर H से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगी हमारी OE, OE दोनों में कॉमन, और साइड के लिए हम क्या करें,
साइड के लिए हमारे पास है ईओ और ओएम। मैम ये कैसे आया? तो भाई बात सुनो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बात सुनो। जब आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में अगर एक कॉर्ड है और इसी की जितनी दूसरी भी कॉर्ड है, अगर उस पे जो ओ से सेंटर से हम क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है, मान लो ये जो है ये मेरा सेंटर ओ है, अगर मैंने ओ से परपेंडिकुलर बनाया इक्वल कॉर्ड पे, ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस है इक्वल कॉर्ड पे हमेशा सेम होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है ऑन द इक्वल कॉर्ड्स है, या डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड एंड द सेंटर, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा। तो सेंटर से इक्वल कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड जो दूसरी है वो भी इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। असली चीज ये है। तो अगर ये इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब ये हमें गिवन था ए बी सी डी के इक्वल है, तो क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस मतलब ओ एम और ओ एन भी इक्वल ही होगा, है ना। तो हमारे पास आ गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, फिर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, दैट मींस आरएचएस से मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही कन्वर्ट कर दिया सारा काम हो गया खत्म। तो अब इसे ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरी बार समझा दिया, अब तीसरी बार लिखवा रही हूँ, बट अब ढंग से कर लो, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि सेंटर ओ है, ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है हमारे पास विद सेंटर ओ जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, और ए बी और सी डी हमें इक्वल है ना, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल, गिवन है क्योंकि इसने बोला था कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने बोल दिया ए बी जो है इंटरसेक्ट करती है सी डी को, ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ई, ठीक है, ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कर रही हूं मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ ओई को, है ना, क्योंकि मैंने ओई को ज्वाइन करना है। ओई को जैसे ज्वाइन कर लिया तो मैं यहाँ पर इधर और इधर भी ज्वाइन करने की कोशिश करूंगी। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक और चीज लूंगी, ठीक है, तो मैं लूंगी कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम को परपेंडिकुलर बना रही हूँ सी डी पे, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन जो है वो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया किस पे, ए बी पर, ए बी पर। ये क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैंने परपेंडिकुलर बना दिया तो डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा तो मेरी आरएचएस की प्रॉपर्टी लग जाएगी और सारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एन को मैंने परपेंडिकुलर बनाया ए बी के ऊपर। अब मैंने और कुछ तो नहीं किया, हाँ नहीं किया, तो क्या मेरे को और कुछ लिखना है कंस्ट्रक्शन में, नहीं लिखना। तो गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टू प्रूव लिख देते हैं भाई, टू प्रूव रह गया हमारा, तो टू प्रूव लिख देते हैं, तो हो गया हमारा टू प्रूव। अब टू प्रूव में मुझे क्या करना था, सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव करना था, दैट मीन्स ईबी और ईडी को इक्वल प्रूव करना है। ईबी जो है वो ईडी के इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है, और मुझे प्रूव करना है एई जो है वो सीई के इक्वल है, एई जो है वो सीई के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव टू प्रूव, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। चलिए जी प्रूफ लिखते हैं, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रुको यार, कलर चेंज करेंगे, चलिए ऑरेंज लेते हैं। चलो अब करते हैं हम अपना प्रूफ। तो जब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ खास है नहीं। तो भाई मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने इसको बता दिया है परपेंडिकुलर लिया हुआ है मैंने, मतलब 90 डिग्री है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। अब क्या लूं, ये था मेरा ई पॉइंट है ना यार, इसको यहां बना लो, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, पता चले सारी मेहनत खराब करा दो मेरी, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमने ए मान लिया, ये वाला, ठीक है। अब ठीक है, चलिए तो भाई मैं बोल देती हूँ इन ट्राइंगल ENO एंड EMO, है ना। तो इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमने अभी तक ट्राइंगल्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पूरी वीडियोस जो हैं अवेलेबल है मेरे इसी चैनल पे, जल्दी जाके देख लेना, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर तुम्हें वो वाले चैप्टर समझ आते हैं, सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल समझ आ जाता है, तो बाकी कंस्ट्रक्शन वाले सारे चैप्टर तुम्हारे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, तो कर लेना यार वो चुपचाप अच्छे से।
चलो इन ट्राइंगल ENO एंड EMO हम सबसे पहले इसको करते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या लगाएंगे? RHS। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल मुझे दिख रहा है, तो सबसे पहली कोशिश RHS लगाने की। RHS का फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल। अब ENO वाले पहले लिया, तो एंगल ENO जो है वो इक्वल है मेरा एंगल EMO के। क्यों? क्योंकि मैंने इसको परपेंडिकुलर बनाया था, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है CD के और ON जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, तो बोथ 90 डिग्री के हो गए, है ना। यहाँ पे आप बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हो। राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है? EO, है ना। तो लिखेंगे EO इज इक्वल्स टू EO। वाई? कॉमन, क्योंकि दोनों में सेम आ रही है इसीलिए इक्वल है ना। कॉमन हो गया। EO इज इक्वल्स टू EO, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब साइड पे आएंगे। साइड क्या है बेटा हमारी? राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। साइड कौन सी लेनी मैंने? ON और OM। क्यों लेनी है? दोबारा बता रही हूँ। तो OM, सॉरी यहाँ पे EN वाला था ना, तो हम लेंगे ON जो है वो OM के इक्वल है। अब क्या है? क्या था? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो मेरे को पता था AB इक्वल है किसके? CD के। और अगर उन दोनों को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो उनका डिस्टेंस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? इक्वल chords are equidistant. Equal chords are equidistant from the center. Distant from the center. तो equal chords are equidistant from the center. अब इससे क्या हो गया बेटा हमें? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री ऐसे करके लिख रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सॉरी, ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ENO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EMO, ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना। बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, मतलब बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, RHS क्राइटेरिया लिख दिया, कॉन्ग्रुएंसी लिखा नहीं। तुम लिख लेना चुपचाप, मैं भी लिख रही हूँ दोबारा। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए हमारे? क्या हो गए भाई? अरे यार क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो EN जो है वो मेरा EM के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो EN इज इक्वल टू EM। कैसन? हमारा फेवरेट। कैसे? EM कैसे? बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब भाई, अब हमारा क्वेश्चन हो गया इजी। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मैं कर रही हूँ रब, ताकि तुम लोगों को ढंग से दिखा सकूं। तो भाई ये था हमारा, ये N था। CD पे मैंने क्या बनाया था? CD पे बनाया था OM। CD पे बनाया था OM। तो ये है M और ये था N। ठीक है, अब आगे समझ। चलो, अब भाई मुझे पता चल गया कि ये EN इस EM के इक्वल है, पता चल गया। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, करते और 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म। तो भाई अब मेरे पास, मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी, ठीक है, मैं लिखूंगी कि भाई मेरे को पता है NA जो है या AN जो है वो, देखो सुनो, मेरे को क्या पता है? मेरे को पता है नाउ करके मैंने लिखा कि AB जो है वो CD के इक्वल था। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, है ना। AB जो है वो CD के इक्वल गिवन था। अब हाफ ऑफ AB जो है वो भी क्या होगा? हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा ऑब्वियसली, है ना। पूरी चीज पूरे के इक्वल तो आधी चीज आधे के इक्वल होगी। तो हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया? AN, है ना। हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया? AN किसके इक्वल आ गया? किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ CD का इक्वल हाफ मतलब CM, है ना। तो AN जो है वो CM के इक्वल आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, इसको मैं अपनी इक्वेशन 1 मान रही हूँ। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। AN इज इक्वल टू EM, ये मान लो मेरी इक्वेशन 2 है।
ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन 2। भाई एक चीज बताओ, अगर तुम ये और ये है, इसमें अगर तुम दो इक्वल चीजें दोनों साइड प्लस कर दो, किसी भी इक्वेशन में कोई भी दो इक्वल चीजें इक्वल साइड प्लस कर दो, दोनों साइड प्लस कर दो, दोनों साइड माइनस कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। किसी भी इक्वेशन में अगर आप सेम चीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड कर रहे हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, ए एन और सी एम में अगर मैं ये प्लस कर दूं तो ये मेरी पूरी सेगमेंट इस पूरे सेगमेंट के इक्वल हो जाएगी। तो क्यों ना मैं कर दूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों चीजें इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लिखूंगी एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर रही हूँ। भाई ये हो गया हमारा ए एन प्लस ई एन कर दिया मैंने, ठीक है, और ये हो गया हमारा सी एम प्लस ई एम कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल थी, मतलब ई एन और ई एम इक्वल था। तो मैं लिख देती हूँ, मेरे पास गिवन है कि ई एन जो है वो ई एम के इक्वल है, इसीलिए मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो भाई अब देखो, ए एन और ई एन को प्लस करो, क्या हुआ हमारे पास, ये आ गया ए एन और ये आ गया ई एन। तो भाई पूरा क्या बन गया, ई ए। क्या बन गया, ए एन प्लस ई एन इज इक्वल टू ई ए, ठीक है, ओके। यहाँ पे सी एम प्लस ई एम करो, तो ये हो गया हमारा सी एम प्लस ई एम, क्या बना, ई सी, क्या बना, ई सी, है ना, ओके। तो पहला चीज आ गई हमारी। टू प्रूफ में क्या करना था, टू प्रूफ में करना है ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी, यही बात है ना, ए इज इक्वल टू सी, सेम चीज है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए देखो कुछ मेहनत नहीं करनी यार, तुम्हें पता है ये पूरा ए बी, ठीक है, हाँ ये दोनों तो इक्वल आ गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इस पूरे ए बी में से इस इक्वल पार्ट को और इस, ये दोनों इक्वल थे ना, ए बी जो था वो सी डी के इक्वल था, और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल अभी मैंने प्रूव किया है। तो अगर पूरे इक्वल जो है, पूरा इक्वल से जो है, ये दोनों ए बी और सी डी पूरा पूरा इक्वल है, ठीक है, ये दोनों पूरा पूरा इक्वल है। अगर मैं पूरे ए बी में से ये माइनस कर दूं और पूरे सी डी में से ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। मैं क्यों माइनस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है, ये अभी मैंने प्रूव कर दिया है ना। तो जब मैं इस बड़ी वाली चीज में से और इस बड़ी वाली चीज में से दोनों इक्वल चीजें माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास ये छोटी वाली चीजें बच जाएंगी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो कर लेते हैं, अब देखते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से और खत्म करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन था, ठीक है, ए बी जो था वो सी डी के इक्वल था। इस गिवन में से मैं माइनस कर दूंगी किसको, अपने थर्ड को, थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो subtracting 3 on both sides, ठीक है। तो दोनों साइडों पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। आपके पास क्या आ गया, ए बी में से आप क्या माइनस करोगे, ए बी में से आप ई ए माइनस कर दोगे, ए बी माइनस ई ए इज इक्वल टू सी डी माइनस ई सी, है ना, सी डी माइनस ई सी कर दोगे। ए बी में से ए ई गया तो क्या बचा, बी ई, है ना। पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ई ए जो है वो किसके इक्वल था, ई ए जो है वो इक्वल है ईसी के, है ना, ये इक्वल है ईसी के, तभी हम इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट हम दोनों तरफ कर सकते हैं, अगर वो सेम हो, माइनस भी कर सकते हैं, मतलब प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो दोनों इक्वेशन में दोनों साइड पे प्लस या माइनस की जाए, सेम चीज है, ठीक है। तो ए बी माइनस ई ए करा, अब ये पूरा ए बी था, इस पूरे ए बी में से ई ए माइनस कर दो तो क्या बचा, ई बी बचा। तो मैंने लिखा ई बी बचा मेरे पास, और यहाँ पर क्या बचा, सी डी में से ई सी माइनस करा तो क्या बचा, ई डी बचा, तो यह हो गया ई डी, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्योंकि यही दो चीजें प्रूव करनी थी, तो इसको डालो किसके अंदर, डब्बे में, इसको भी डालो किसके अंदर, डब्बे में। यार इसे ढंग से लिखूं, बड़ा गंदा हो रहा है। ई बी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लियर है।
अब यार गंदा हो गया, थोड़ा सा देख लेना खुद, बाकी तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो अब ये बताओ तुम्हें अच्छे से समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी। ये बताओ अच्छे से आ गया नहीं आया, जल्दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम, आगे अच्छे से समझ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे हर चीज को स्टेप वाइज समझा रही हूँ, है ना। और एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार, ताकि आप लोगों को सारे मैथ्स के कंसेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मेरी इतनी मेहनत वेस्ट मत जाने देना, है ना। और जो है अच्छे से पढ़ लेना, और कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, और यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मजा नहीं आएगा, मुझे पढ़ाने में मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं, आपको अच्छे से समझाती रहूं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दें, और वीडियोस को लाइक भी करें, ठीक है। ओके, हो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डन। कैन आई टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल? भाई देखो, जैसा पहला क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसा ही है, उससे बहुत इजी है, ठीक है। मतलब अब तुम्हें मेन कंसेप्ट समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आराम से तुम कर लोगे। चलिए देखते हैं। तो कहता है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही, मतलब वैसा सही डायग्राम, एक ये, अगर ये ए बी तो ये सी डी, है ना, या कुछ भी हो सकती है। और हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, मतलब ये कहीं पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, ई, है ना। तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर सेंटर की तरफ जो लाइन बन रही है, ठीक है, उसको ज्वाइन करो। पहले क्या लिखा, प्रूव दैट द लाइन, जो लाइन बनी किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने से, किसके साथ, ओ के साथ, मतलब सेंटर के साथ, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। हमें बताना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड के साथ सेम एंगल बनाया है। तो भाई एक चीज बताओ, ए बी कॉर्ड के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला, और सी डी कॉर्ड के साथ ये कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला। भाई हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैम कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों भाई, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। और उसके बाद अगर मैंने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से मेरा ये एंगल और मेरा ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा। तो मैम ये क्वेश्चन तो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वन, है ना। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे इक्वल, इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाई क्योंकि इक्वल कॉर्ड थी, तो ये जो है, अगर ये m था ये n था, कुछ भी मान लो, तो OM ON के इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड वी नो दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमारे पास OM और ON तो आ गया, ठीक है, वो हमें पता ही है। उसके बाद ये 90 है, ये भी 90 है, और ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल दोबारा से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ना इस तरह से। बताओ इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, करें हम अच्छे से सॉल्व। चलिए तो अब हम इसे अच्छे से बनाते हैं। ओके, पानी पी लो यार एक घुट, थोड़ा सा, क्या आप हमें थोड़ा सा पानी पीने की इजाजत दे सकते हैं, कोई इजाजत दे दो यार। चलो पी रही हूँ एक घुट, ठीक है, तुम भी पी लो यार, डिहाइड्रेट मत हो जाना।
चलिए डन। चलिए तो भाई सबसे पहले हम बनाएंगे अपना सर्किल। तो चलिए बनाते हैं हम अपना प्यारा प्यारा सर्कल। सर्कल हमने बना लिया। सर्कल के अंदर हमने दो कॉर्ड्स बनानी थी जो इक्वल हो। मान लो एक कॉर्ड मेरी ये है, दूसरी कॉर्ड मेरी ये है, ठीक है। ये दो कॉर्ड मिल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा जिसको मैंने O मान लिया। कोई भी दो मैंने कॉर्ड मान ली। मान लो ये कॉर्ड मेरी AB है और ये वाली कॉर्ड मेरी CD है। अब मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को E नाम दे दिया है। अब मैं क्या करूंगी भाई, अब मेरे को कुछ खास नहीं करना। मुझे यहाँ पर क्या बताना था, मुझे यहाँ पर बताना था कि भाई क्या बताना था कि ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब सर्कल के सेंटर से मिलता है, क्या था क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब AB और CD जहां मिल रहे हैं वो जो जगह है अगर सेंटर से मिलती है तो मुझे प्रूव करना था कि मेरा ये वाला एंगल मतलब जो CD के साथ इस लाइन ने बनाया और जो AB के साथ इस लाइन ने EO ने बनाया वो दोनों इक्वल है। दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ठीक है, अब अगर मुझे ये इक्वल प्रूफ करना था तो भाई हम ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बहुत इजी कैसे कर सकते हैं, मैं इसको सेंटर को जोड़ूंगी इससे, है ना, और इस पे बनाऊंगी परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैंने इसको जोड़ा इससे और इस पे भी बनाया परपेंडिकुलर। क्यों बनाया, क्योंकि भाई अगर मैं सेंटर को कॉर्ड से जोड़ती हूँ, ठीक है, और अगर मैं परपेंडिकुलर बना देती हूँ तो डिस्टेंस जो है इक्वल कॉर्ड का वो इक्वल हो जाता है। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आई नो दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये काम कर लिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अगर ये मैं मान लेती हूँ कि AB पे इसने माना M पे मैंने बनाया परपेंडिकुलर और सिमिलरली ये मैंने माना N और इस पे मैंने बनाया परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्राइंगल ENO को मैं इक्वल कर देती हूँ N, ठीक है, इसने बनाया क्या बनाया था, परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मैं इस ENO और EMO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल जो है मेरे इस एंगल के इक्वल है बाय CPCT। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले अच्छे से लिख लेंगे उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में है हमारे पास कि AB और CD जो है वो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि AB जो है वो CD के इक्वल है। ये मान क्या लेना है, ये हमें गिवन है। AB CD के इक्वल था, ये हमें गिवन है। AB जो है इंटरसेक्ट करता है CD को कहां पे, एट पॉइंट E। तो AB इंटरसेक्ट्स CD एट E, ठीक है। तो E पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कंस्ट्रक्शन करूंगी, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में मैंने किया ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटर से अभी भी हम परपेंडिकुलर बनाएंगे कॉर्ड पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, ये भी चीजें हमें याद रखनी है। तो OM को परपेंडिकुलर बनाया हमने AB पे और ON को परपेंडिकुलर बनाया हमने CD पे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया किसको, EO को ज्वाइन कर दिया हमने, EO को भी ज्वाइन किया था कंस्ट्रक्शन में। और तो हमने कुछ खास नहीं किया, नहीं किया। अब बहुत इजीली हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इजीली जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे टू प्रूफ। भाई टू प्रूफ तो लिखा ही नहीं, तो अगर टू प्रूफ नहीं लिखूंगी तो प्रूफ क्या करूंगी, है ना। तो टू प्रूफ में मेरे पास क्या आएगा, क्या प्रूफ करना था कि ये EO AB के साथ क्या कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला, है ना। और यही EO CD के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला। ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। तो भाई मैं लिख देती हूँ कि CD के साथ कौन सा एंगल बनाया, CD के साथ बनाया DEO मतलब NEO, है ना, DEO ये हो गया एक तरह से। तो मुझे करना है एंगल DEO जो है वो इक्वल करना है BEO के, है ना, एंगल BEO के इक्वल करना है। एंगल DEO इक्वल्स टू एंगल BEO, ठीक है। DEO BEO के इक्वल करना है। अच्छा, BEO को मैं क्या लिख सकती हूँ, NEO भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज NEO जो है एंगल, इसको इक्वल करना है मेरे को किससे, एंगल MEO से।
एंगल MEO से। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली हो रहा है। अब बस नॉर्मली कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो अब हम करते हैं अपना कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। जब हम अपने प्रूफ पे आएंगे, हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लूंगी भाई? जब ये वाले एंगल्स लेने हैं तो ट्राइंगल ऑब्वियसली मैं ट्राइंगल लूंगी इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO, है ना। तो इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO, है ना। इन ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EMO, ठीक है। अब ENO में क्या करना है? ENO में मैं देख रही हूँ राइट एंगल, मतलब एंगल ENO, एंगल ENO इज इक्वल टू एंगल EMO। क्यों? क्योंकि भाई मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था नहीं किया था, है ना। क्योंकि मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दैट मीन्स दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज, बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज। व्हाई? बिकॉज OM जो था वो परपेंडिकुलर था AB पर, और ON जो था वो मैंने परपेंडिकुलर बनाया था CD पर, राइट। और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल हो गए। अब हो गया राइट एंगल, फिर आएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब EO। देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, दैट मीन्स EO इज इक्वल्स टू EO। व्हाई? कॉमन दोनों में आ रही है, ठीक है। तो EO कॉमन है, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज। अब क्या लूंगी? साइड। कौन सी? OM और ON। मैम वाई बता रही हूँ। तो पहले लिखेंगे OM इज इक्वल टू ON। क्यों भाई? क्यों है? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर, बोलो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड थी, है ना, और इन दोनों को अगर मैंने सेंटर से जोड़ा तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑल्सो इक्वल टू इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब देखो क्या आ गया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, है ना। क्या हुआ? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना। बहुत ज्यादा गंदा हो गया, दोबारा देख लो। ये था हमारा AB, OM था, O था, N था, ठीक है। ये था हमारा E, ठीक है। अब सही है। और यहाँ पे ये दोनों 90 के एंगल बन रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो मैं क्या लिखूंगी? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मेरे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ENO is congruent to triangle EMO, है ना। और बाय CPCT, मेरा फेवरेट और तुम सबका भी फेवरेट, CPCT से क्या हो जाएगा? एंगल NEO इज इक्वल्स टू एंगल MEO, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था। तो एंगल NEO इज इक्वल्स टू एंगल MEO, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि एंगल DEO, दिस इंप्लाइज एंगल DEO इज इक्वल्स टू एंगल BEO, एंगल BEO। अब यहाँ पर यही हमने प्रूव कर दिया कि क्या था क्वेश्चन कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर से ज्वाइन होकर इक्वल एंगल बना रहा है कॉर्ड्स के साथ, ये मैंने जो है प्रूव कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी बाद में? हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बाद में क्या लिखूंगी यहाँ पर? हेंस प्रूव्ड, ठीक है। HP लिख रही हूँ, तुम पूरा लिख लेना यार, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिख रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 का कंप्लीट। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? कोई डाउट, कोई परेशानी? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और मुझे पूरी होप है आप लोगों से कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना।
तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता दो, सच सच समझ आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, तो मुझे क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो एक्सरसाइज 9.2 के बाकी क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।